This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, आज रोज़ाना की तरह हमारा मौज़ू गुफ्तगू जो है वो बेशक कारोबारी दुनिया के तरफ घूमता है, और कारोबारी दुनिया में जो सबसे एक अहम पहलू है वो ये पहलू है कि टैक्सेशन पर्पस, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स और इसके अलावा SMEs और बैंक्स एंड दिस एंड सो ऑन। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू SME सेक्टर इन पाकिस्तान। और आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़ी इस फील्ड की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकालने का। लेकिन आपकी जब भी तशरीफ़ आवरी होती है आपसे हम और हमारे नाजरीन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब। जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि विद स्पेशल रेफरेंस टू SME सेक्टर में बात करना चाहूँगा मैं आपसे। तो सबसे पहले तो मैं ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव है कि जिसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि ये SME सेक्टर है या ये लार्ज स्केल सारा सेक्टर है। देखिए, ये एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कौन SME है, कौन SME नहीं है। जी हाँ। और इसका कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन किसी कानून में नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया हुआ है फॉर सर्टेन सेक्टर ऑफ लोन्स के लिए। अच्छा। कि अगर जो एक सर्टेन सेक्टर ऑफ लोन और सर्टेन साइज ऑफ लोन है तो उसको हम बोलते हैं लेंडिंग टू SME सेक्टर। जी हाँ। तो वो उसकी एक लिमिट है, जो एक सर्टेन अमाउंट है, जो इसको SME सेक्टर कहा जाता है। तो दुनिया में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आप कहेंगे ये SME है जी, वो नहीं होती। वो हर इकनॉमी, हर माशरे के हिसाब से वो उस जगह सेटल होती है कि वो SME क्या है। बट जनरली SME का मतलब ये होता है कि वो जनरली स्पीकिंग वो लिस्टेड नहीं होती, वो जनरली फैमिली ओरिएंटेड होती है जी, वो जनरली एक सर्टेन साइज से बड़ी नहीं होती, और जनरली उसका लोकेशन जो होता है वो एक ही दो होते हैं, ना कि वो बहुत मल्टीपल लोकेशन पर हो, और उसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट और लिमिटेड एक्सटेंट होता है। मगर जो सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में जितने भी कारोबार चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, उनका स्टार्ट हमेशा SME से ही होता है। बिल्कुल दुरुस्त। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा कारोबार का उठा लें, वो स्टार्ट SME से ही होता है। बिल्कुल सर, एप्पल का बड़ी एग्जांपल है, गैराज से शुरू होकर एप्पल आज कहाँ है। नहीं, और उसके बाद वॉलमार्ट ले लें, KFC ले लें, जो भी दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, पेप्सी कोला ले लें, कोला ले लें, ये कभी किसी ज़माने में SME थे जी, 100-200 साल पहले SME थे, और ये बढ़ते क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो किसी शख्सियत से रिलेट करती है जो आगे जाके अल्टीमेटली वो उसमें कन्वर्ट होती है। जो बहुत अहम बात है वो ये है कि SME का कंपोजिशन इकोनॉमी में क्या होना चाहिए जी, और उस कंपोजिशन और इकोनॉमी में उसका रोल क्या है, और हम SME को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं जब हम ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल। इसमें एक बहुत परेशान कुन बात है वो ये है कि जब हम SME की बात करते हैं या सर्कल की बात करते हैं तो हम वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो कि दुनिया के अगले स्टेज पे चली गई हैं डेवलपमेंट के, उनको कंपेयर करते हैं विद दी डेवलपिंग इकोनॉमी या इमर्जिंग इकोनॉमी से, जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं SME को। फॉर एग्जांपल, शायद अमेरिका में SMEs का, USA में आज SMEs की प्रायोरिटाइजेशन वो नहीं है जो आज हमारे माशरे में है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि वहाँ जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी एक डिफरेंट माइंडसेट होती है। हमारे यहाँ अभी भी एक नॉन कॉर्पोरेट, नॉन आई वुड से लिस्टेड एंड एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट करते हैं। हमारी मईशत की शक्ल आज मुख्तलिफ है। अगर आपको SME को सही तौर में समझना है जी, तो कुछ इकोनॉमीज़ हैं जो बहुत इस पर बड़ी रेलिवेंट हैं। उसमें एक बहुत रेलिवेंट इकोनॉमी है, वो जर्मनी है। अच्छा, लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, SME की जो इकोनॉमी है वो जर्मनी है।
अगर आप जर्मनी की एक्सपोर्ट्स को एनालाइज करें, जो जर्मनी एक बहुत टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस कंट्री है, जर्मनी की पूरा जर्मनी एसएमईज से भरा पड़ा है, मीन्स इन अ सेंस कि उनके छोटे छोटे शहरों कस्बों में बड़ी हाईली टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल कंपनीज मौजूद है। बिल्कुल है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल का पार्ट हों, वो एसएमईज हैं। बिल्कुल। और उन्होंने एसएमईज का एक क्लस्टर बना के पूरी इकोनॉमी को खड़ा किया। और आप देखें दुनिया की हर इकोनॉमी शेकन होती है, मगर जर्मनी की इकोनॉमी बहुत कम शेकन होती है, क्योंकि उसकी जो डेप्थ्स हैं वो किसी पर्टिकुलर इदारे या किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बेस्ड नहीं है, बल्कि वो बहुत स्प्रेड आउट है, स्प्रेड आउट, अनलाइक सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो यही तकरीबन यही पोजीशन एक ज़माने में कोरिया की भी थी। कोरिया अब कॉर्पोरेशन बहुत आगे चला, कोरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अगर आप गौर से देखें तो वो एसएमई के से ही ग्रोन अप हुई थी बहुत तेज़ी से। ताइवान को देखें, इवन चाइना की जो ग्रोथ थी शुरू में वो एसएमई से ही शुरू हुई थी। अच्छा अच्छा। अभी जो रिसेंट 30-40 साल में जी हाँ। तो ये, मगर अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एसएमई जो हैं वो जी, यही मेरा आपसे अगला सवाल भी था कि पाकिस्तान में इसकी विद रेफरेंस टू पाकिस्तान क्या इसकी क्लासिफिकेशन है? पाकिस्तान में एसएमई जो है वो ऑर्फन है, यतीम है। अच्छा। यतीम इन अ सेंस है कि जब हम इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, कोई इंसेंटिवाइजेशन या कोई भी काम करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक सर्टेन साइज से बड़ा होता है कि हम इस साइज से बड़ी कंपनी लगाएं, कंपनी बनाएं, आप इनकॉर्पोरेशन करें, आप ये करें। हम एसएमई क्लस्टर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कल्चरली। सर क्यों? उसकी मैं एक चीज़ को और मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप याद करें कोई 10 साल पहले तो फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल थी जी, उसका बल्क ऑफ टेक्सटाइल का जो खासतौर पर वीविंग सेक्टर था, वीविंग जी 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 जी, वो लूम्स लोगों ने छोटी, किसी के पास 10 लूम है, किसी के पास 50 लूम है, किसी के पास 5 लूम है, किसी के पास 6 लूम्स हैं, और वो एसएमई सेक्टर डेवलप हो रहा था इन दी टेक्सटाइल इसमें। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट है हमारी, वो क्योंकि उसकी जो, मैंने जिस तरह मेरी पहली बात को उसी बात से रिलेट करें, क्योंकि हमारी माशी पॉलिसीज़ वेस्ट से आई वुड से बोरो की जाती हैं, मैं मतलब इस्तेमाल नहीं करता, बोरो की जाती हैं, हकीकत है, कड़वी है लेकिन हकीकत है, वाशिंगटन से बोरो की जाती हैं या से की जाती हैं। उनके यहाँ मैंने जिस तरह का एसएमई की प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, तो वो जब उससे बोरो की जाती है तो वहाँ पे हमारे यहाँ जब वो यहाँ आता है तो वो यहाँ भी वो डाइल्यूट हो जाता है, और वो एसएमई को हम वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं देते जो हमारी माशरती ज़रूरत है, मतलब हमारी माशरती ज़रूरत है। तो वो डीलिंकिंग जो है, ये इस्लामाबाद, जब ये इस्लामाबाद से वाया वाशिंगटन से वाया इस्लामाबाद आता है तो रास्ते में इस्लामाबाद में आके रुक जाता है। तो वो जो ये कल्चरल इशू है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में। जी, इंडिया में समहाउ द अदर उन्होंने कोशिश की कि वो अपने एसएमई सेक्टर को लेके चलें, और अगर आप आज देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। जी बिल्कुल है। अच्छा, उसकी और रिसेंट तो अभी बड़ी एक ग्रोथ अभी हाल ही में भी हुई है। सिमिलरली इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है आईटी का। जी है, साउथ इंडिया पूरा बेंगलोर और ये तो आईटी शहर है। सारे इन सारों की जो बुनियाद थी वो एसएमई की कंसंट्रेशन, या उसको कम से कम आपने बाग को, चलो जी आपने बाग को कोई खाद तो नहीं दी, मगर उसको कम से कम बाहर वाले से बचा तो दिया है, यू नो था ना सेइंग। तो वो इंडियन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो एसएमई के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने जब दवाओं की कंपनियों को आने की इजाज़त दी तो उन्होंने ये कहा कि आप बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगाएंगे और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग पे कंसंट्रेशन करेंगे, और उन्होंने उनको वो इजी एक्सेस नहीं दी कि जिसने उनकी एसएमई को ख़राब किया। तो आज वो एसएमई ग्रो कर रही है, बड़ा दरख्त बनती जा रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान की प्रायोरिटी में एसएमई इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमारा जो इंडिजिनस और जो हमारा इंडिजिनस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो थोड़ा लैकिंग रह गया।
सर ये इंडिजिनियस पर मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए सर, क्या एसएमई या ये रेगुलेटरी बॉडी जो है इसको इतना अख्तियार नहीं है कि ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि ये पॉलिसी कम अज़ कम इतने अरसे के लिए होनी चाहिए। हम छोटा वेंडर एसएमई का ऑटो पार्ट्स बनाता है और वो ऑटो पार्ट बनाकर इन्वेस्ट करता है और उसका एक ब्रेक इवन का एक वो कैलकुलेट करता है फिजिबिलिटी अपनी, लेकिन हम जब वो इन्वेस्ट करता है ब्रेक इवन के अभी हाफ वे अप होता है वो, हम अपना मॉडल बदल देते हैं और वो उसका सारा जो प्लास्टिक की डाई ली हुई है जो भी पार्ट बनाने के लिए वो बेकार हो जाती है। मिसाल पे दे रहा हूँ ना आपको, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी गाड़ियों की, गाड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। अब कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया में टोयोटा है, ये जो भी है वो सारी वेंडर इंडस्ट्री पे चलती है। बिल्कुल। और वेंडर एसएमई होता है। जी हाँ। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो कार के बारे में पॉलिसी है जी, वो कार के असेंबलर की ख्वाहिश पे बनती है। ठीक है सर, या गवर्नमेंट की ख्वाहिश बनती है जी। मतलब उसमें दो पार्टी है, मतलब उसमें दो पार्टी है, कार असेंबलर है और गवर्नमेंट है। उसमें तीसरी पार्टी जो एसएमई है वो पार्टी नहीं है। अच्छा, वो एग्जीक्यूटिव है सिर्फ, जो पॉलिसी मिल जाए बस वो करेंगे। हाँ, तो वो बेचारा जो आपने कहा ना, फिर जब पॉलिसी अगर खुदा ना खास्ता उसके खिलाफ चली गई तो वो तबाह हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मैं, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा, अब ये इसमें कसूर असेंबलर का नहीं है जी, इसमें कसूर कार की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाने वाले का है। अच्छा, जो असेंबलिंग की पॉलिसी बना रहे हैं जी जी। तो बुनियादी कसूर इस बात का है कि जो पाकिस्तान में अगर आपने फैसला करना है कि कार के बारे में पोजीशन ये होगी 10 साल या 20 साल की जी जी ये होगी, तो वो हमारे वो क्योंकि वो नहीं है, तो जब वो 2 साल बाद आगे नई पॉलिसी चेंज होती है तो एसएमई वाला जब तक वो अपने आप को सेटल करता है वो तबाह हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। तो उसकी बुनियादी वजह असेंबलर नहीं, असेंबलर तो एक कारोबार है, वो तो जो व्यस्त होगा वो करता रहेगा। बिल्कुल। जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक विजन है। बिल्कुल, विजन है, विजन सोच होती है, प्लान एग्जीक्यूशन होता है, प्लान एग्जीक्यूशन होता है। तो हम आप देखें, आपको पाकिस्तान में कोई लफ्ज़, आप चाहे वो पीएम साहब हो या वज़ीर ख़ज़ाना साहब हो या प्लानिंग डेवलपमेंट वाले हों, वो बात कर रहे हैं विजन 2050, विजन 2020। विजन सही है, विजन तो मेरा भी है बिल्कुल है, आपका भी होगा बिल्कुल, ठीक है। विजन को कन्वर्ट करना होता है प्लान में, बिल्कुल, एक्शन में। विजन को पहले प्लान में करेंगे, प्लान के बाद एक्शन करेंगे, बिल्कुल, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे यहाँ आप देखें 1970 के बाद से कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। बस सर, यही एक सबसे बड़ी बात है सर। अच्छा, वो नहीं है, ठीक है। आखिरी प्लान हमने 1970 से पहले खत्म कर दिया था, 5 ईयर प्लान। जी जी, ठीक है। आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं एसएमई की या किसी भी चीज की, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जो आदमी 2 पैसे लगा के कोई असेंबली का प्लांट लगा रहा है, कोई प्लास्टिक का मोल्डिंग का प्लांट लगा रहा है, तो वो तो 1 साल के लिए लगा रहा है, वो तो 3, 4, 5, 10 साल 20 साल के लिए लगा रहा है। तो उसको जब कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंट पॉलिसी कैसे मिलेगी? पॉलिसी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लान। सब हम ये नहीं हो सकता कि आज अगर डॉलर पेट्रोल जो है वो 10 रुपए केजी है, 10 रुपए $10 बैरल है, तो ये पॉलिसी है, और $100 बैरल तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अब सर देखिए ना, यही चीज़ की पॉलिसी अब हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पड़ोस मुल्क में भी गाड़ियों के मॉडल बनते हैं, ठीक है ना। वो मॉडल जो 1964 में फिएट आया करती थी इटालियन, वो आज 2016 में भी वही मॉडल बनते हैं। 2016 का मॉडल है लेकिन शेप वही है। तो वो जो एसएमई इसमें बनती थी, जो उसके वायरिंग हार्नेस बनाने वाला है, जो उसके डैशबोर्ड बनाने वाला है, जो उसके रबर पार्ट्स बनाने वाला है, वही डाई से काम कर रहा है जो 1964 में उसने ली थी। देखिए ना, इसकी मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और मिसाल देता हूँ आपको। एक आपने देखा होगा इन द लास्ट 10 ईयर्स अगो एक पूरा सेक्टर डेवलप हुआ सीएनजी स्टेशन। जी हाँ, ठीक है। अब आपको सीएनजी स्टेशन वाले जो हैं वो आपको सड़कों में मिलते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। वो आपने एक सेक्टर डेवलप किया कि ये सेक्टर था, इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, और लोगों ने इन्वेस्ट किया और अब वो सड़क पे फिरे। मैं जो बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक प्लान है इसको बनाना पड़ेगा। मगर मैं अब आपको इसको दूसरे जाविये से आपके सामने लाता हूँ। आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जीडीपी का साइज़ $280 बिलियन सरकारी है, सरकारी $280 बिलियन हम कहते हैं। मेरे हिसाब से अगर अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी को भी लगा ली जाए तो ये तकरीबन ये $400 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। इस $400 बिलियन की इकोनॉमी के अंदर मेरा ज़ाती ख्याल है कि
2/3 नहीं तो कम से कम हाफ ऑफ द इकोनॉमी इज रन बाय एसएमईज। बिल्कुल होती होगी, यकीनन होती होगी, ठीक है। बिल्कुल। अब जब आप आधी इकोनॉमी आपकी एसएमई चला रही हैं और वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, वो आपके लोगों के अंदर एक बाय एंड लार्ज लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप है, ठीक है। वो आपके लोगों के अंदर एक अच्छा, उसमें एक और बात भी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आप शायद लोगों को बैंकर से बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं इस मुल्क के अंदर, कि अगर आप किसी आदमी को 2 करोड़ रुपये लोन दे दें तो वापस मिल जाता है, जी, और 100 करोड़ दें वापस नहीं मिलता। तो एसएमई हमेशा अच्छे बोरोवर्स भी होते हैं, क्योंकि वो घर they are generally better borrowers in सर that। सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमें बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने दी है प्रोफेसर यूनुस की, कि लोगों की लाइन खड़ी होती थी रिटर्न करने के लिए, 99.9% उसका रेट था। हाँ सर, वो तो क्वेश्चन, अब सवाल ये है कि ये जो माशरा है, ये जो हमारी जो मईशत है, इसमें एसएमई को हमने प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करें हम, और अब इसको प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं, और इसके रोल को इकोनॉमी में कैसे इफेक्टिव रख सकते हैं, यही मेरा अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो 50% ऑफ द इकोनॉमी है जो कि एसएमई चला रहा है, उसको हमने माशरे में वो मैं कहना नहीं चाहता, वो माशरे में मकाम नहीं दिया जो कि मिलना चाहिए था। मैं आपको मिसाल देता हूँ जिसका वो हकदार है। यस, मैं मिसाल देता हूँ आपको, इसका बड़ा माशरती पहलू है। एक आदमी कराची में उर्दू बाजार में प्रेस चला रहा है, जा, अब प्रेस चला रहा है, उसने प्रेस बनाया, किताबें छाप रहा है, छोटी मोटी 10, 5, 20 लाख रुपए की किताबें छाप रहा है। अब जब उसका बच्चा पढ़ के MBA करके या MA करके या CA करके जब बाहर निकलता है, तो उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि अब्बा की दुकान पे काम नहीं करना। यकीनन, बिल्कुल, इसलिए कि वो स्टेटस नहीं मिला इससे। अच्छा, तो अब क्या होगा कि वो ना बाप चाहता है कि बेटा काम करे, तो क्या होगा कि वो 2-3 नस्ल बाद वो जब बाप का इंतकाल होगा तो प्रेस बंद हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो ये एक सोशल, अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बेटा शायद सारी ज़िंदगी कारोबार अपने नौकरी में वो कमा नहीं सके, जो बाप जो वहाँ कमा सकता था, मगर हमने जो हमारा एसएमई सेक्टर का बिजनेस है उसको सोशल और जो उसका जो एक स्टेटस था सोसाइटी में वो देने से हम नाकाम रहे। ये एक हिडन पहलू है जिस पर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नौकरियाँ ढूंढते फिरते हैं, मगर वो उस कारोबार में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है जो उनके वालिदैन कर रहे थे, छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, और जो उनकी अगर उनकी टेक्निक आज तो वो बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर वो पढ़ा लिखा आता तो वो बड़े हो जाते हैं वो। अच्छा, मगर उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है सर, वो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये है कि उन कारोबारों में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती। अच्छा, अगर आप उसको, ये एसएमई बैंक और ये समिदा, ये किस लिए है? साइज क्या है सर? हाँ, नहीं सर, देखिए मैं फैक्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, एसएमई पूरे मुल्क की जो लैंडिंग हो रही है इस वक्त, जी, जो सेविंग जो हो रही है इस मुल्क में, वो डाइवर्ट होके कहाँ जा रही है? गवर्नमेंट को जा रही है अल्टीमेटली। जी, बोरोइंग के सूरत में बैंक डिपॉजिट लेते हैं और वो जाके लोन दे देते हैं गवर्नमेंट को बाय द नेम ऑफ PIB में। बिल्कुल। तो जो सेविंग की मोबिलाइजेशन है वो अनप्रोडक्टिव हो रही है। अगर सेविंग की मोबिलाइजेशन ठीक हो जा तो ये मसला ख़त्म हो सकता है। मैं आपको मिसाल इसकी एक और देता हूँ। एक इदारा था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी सर, वो भी बंद हो गया मेरे सवाल पे। जी हाँ। अच्छा, IDBP का एक सर्टेन अमाउंट सा लिमिट था कि शायद उस ज़माने में लिमिट था कि 2 करोड़ से लोन नहीं देते थे। वो SME के लिए ही बना था, SME के लिए ही बना टेक्निकली वो। और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बहुत सी इंडस्ट्रियाँ जो मौजूद हैं वो IDBP की बिल्कुल पैदावार है, मरहून मिन्नत है। क्वेश्चन अब ये है जो मैं हमेशा से कहता हूँ, हमने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर को मार्केट बेस करके जी और उसको पैसे बनाने की मशीन बनाया है फॉर सर्टेन पीपल, जी, ये हमने बैंकिंग के साथ जाती की। बिल्कुल सही जाती की। और हमने शायद हमने बैंकिंग को शायद बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो रहा हो वो,
मगर वो माशरती और माशरी पहलू से ये बिल्कुल हमारे सिस्टम से बाहर हो गया। बिल्कुल शुभ्रा साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाजरीन, शब्बर जैदी साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है और दिल तो नहीं चाह रहा कि ब्रेक लें, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुश आमदेद। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा जनाब शब्बर जैदी साहब के साथ। और शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू एज़ यूजुअल बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है और जितनी मरतबा भी होती है फिर भी तशनगी बाकी रह जाती है कि और कुछ सुनना चाहिए और कुछ सुनना चाहिए। शब्बर जैदी साहब, वक्फे पर जाने से पहले आप कुछ फरमा रहे थे, और लेकिन उसी के साथ मैं एक और सवाल भी अपना जोड़ना चाहता हूँ कि पहले काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी, जिसमें ये NDFC था, पिकेक था, बेल था, ICP था, और इसके अलावा भी बैंकर्स इक्विटी था। अच्छा, एक और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ इस फेवर में होती थी, IACP था, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अब ये कुछ भी नहीं है। अब ये सारी जिम्मेदारी जो है ये कन्वेंशनल बैंकर्स की तरफ आ गई है। तो इससे कितना SME पे फ़र्क पड़ा होगा आपके ख्याल में? और आपकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसा जो है वो बैंक में आता है डिपॉजिट का और वो गवर्नमेंट को चला जाता है लोन में, तो फिर ये SME सेक्टर और फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तो जा ही नहीं रहा। देखिए अख्तर साहब, अगर अब मैं कैंडिडेट बात करूं तो वो ये है कि हम अपनी मईशत के साथ जुल्म कर रहे हैं। जुल्म ये कर रहे हैं कि कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका आम आदमी या आम कारोबारी डेवलप नहीं होगा और उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा जिसमें वो प्रॉस्पर कर सके। बिल्कुल। अब इस मुल्क में और उसका एक आज की दुनिया में एक ही सिस्टम है, उसके कोई दो सिस्टम नहीं है। वो ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स एंड बैंक्स मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज जी, और वो मोबिलाइज करने के बाद वो रिसोर्सेज आगे रेगुलेटरी तरीके से मुख्तलिफ सेक्टरों में बांटे जाते हैं और उससे वो काम चलता है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात को आसान समझूं, कि मैं 14% नहीं बल्कि तकरीबन 18% 16% पे बोरो करके कारोबार करूं या इंडस्ट्री लगाऊं, यही है ना आज के ज़माने में, यही मतलब हुआ ना। तो फिर इसका मतलब है फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कारोबार नहीं करूं। तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन से आपने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ख़त्म किए हैं जी, जिसमें आपने मिसाल दी पिकेक, NDFC, बेल, ICP, IDBP, ये सब चीज़ें, अच्छा उनके ख़त्म होने की वजूहात, उसमें सरकारी लोन, बैड लोन, ये पूरी, उससे मैं डिसएग्री किसी चीज़ से नहीं कर रहा, वो सब अपनी जगह पे थी। मगर कोई भी डेवलपिंग माशरा, एमर्जिंग माशरा, वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक वो SME सेक्टर को या उस सेक्टर को जो कि उसकी इकनॉमी का इम्पेटस प्रोवाइड करता है, आम आदमी को उसको बोरोइंग प्रोवाइड करे एट अ रेट विच इज़ कमेंसरेट विद द मार्केट पोजीशन। तो अगर आज के ज़माने में अगर आप उसको 5, 6, 7, 5% या 4% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लैंड करके आप क्या कहते हैं कि वो प्लांट लगाए, तो या तो वो चोरी करेगा बिल्कुल, या वो प्लांट नहीं लगाएगा बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि सिक्योरिटी है। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी इशू है ही नहीं। आपने लोगों को, मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम पहले ये फैसला कर लें कि हम पाकिस्तान को दुबई बनाना चाहते हैं या कोरिया। बिल्कुल बुनियादी सवाल, इस सवाल को मैंने बिल्कुल आसान SME पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आसान कर दिया कि हम इसको दुबई बनाना चाहते हैं या कोरिया बनाना चाहते हैं, कोरियन इकोनॉमी या चाइना बनाना चाहते हैं या जर्मनी बनाना चाहते हैं। दुबई मॉडल बहुत अच्छा होगा, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर दुबई मॉडल के पीछे 20 करोड़ की आबादी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मुझे 20 करोड़ की आबादी को साथ लेके चलना है। ठीक है ना जी। तो मैं वो मॉडल अच्छा भी लगे तो भी अडॉप्ट नहीं कर सकता। मुझे SME और ग्रास रूट की इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो मैं चेंज करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली है। यकीनन। आप मुझे बताएं कि जब हम अब मैं इसको दोबारा बैंकिंग पे ला रहा हूँ, जब ये बैंक प्राइवेटाइज थे
जी 74 से पहले। बिल्कुल। जब ये लोन किसको देते थे? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को नहीं, प्राइवेट सेक्टर एक छोटे छोटे दुकानदारों को भी लोन देते थे। बिल्कुल। और उसकी मुख्तलिफ टर्म्स हुआ करती थी। ये आज जो एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है ये उसी का नतीजा है। जी हाँ। ठीक है, फिर हमने नेशनलाइज कर दिया, उसके अपने एस्पेक्ट हैं। अब ये वापस मालिकान को चले गए प्राइवेट सेक्टर में। अब ये जब वापस आए हैं तो अब तो ये जो वापस आने के बाद जो नया मंत्रा चल रहा है ये तो किसी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब तो ये सिंपल गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन एजेंसी है फॉर द फंड। इन अदर वर्ड्स जी बिल्कुल ये ना, ये गवर्नमेंट के लिए पैसा इकट्ठा, यहाँ से आपने 100 इकट्ठा किया, 1000 बिलियन इकट्ठा किया और आपने गवर्नमेंट को 1000 बिलियन दे दिया। ठीक है, ये आप किसी को पिछले आप 15 बजट उठा लें, बिल्कुल 15 बजट किसी पार्टी का हो, 15 इंक्लूडिंग मुशर्रफ से लेकर और आज तक का बजट उठा लें, हर साल आप बताएं मुझे गवर्नमेंट की बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स क्या रही है। रिसेंट पास में तो बल्कि काफ़ी बढ़ गई है। इसमें अब जो बुनियादी मेरे हिसाब से जो रोल, अच्छा उसमें मगर अब मजबूरी आ गई है। रोल जो होता है इसमें वो रोल होता है सेंट्रल बैंक का। जी। अब सेंट्रल बैंक बैंकों को रेगुलेट करता है कि आप लोन्स को एक सर्टेन मॉडलिंग में डिस्बर्स करें। वो सेक्टर जिसको इम्प्रूव करना है। जी, कभी कभी हम जाके हल्का फुल्का कोई टाका लगा देते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन का, मगर वो बड़ा छोटा सा टाका लगाते हैं, मगर वो भी कोई बात। बल्क ऑफ द सेविंग ऑफ दिस कंट्री, पहली बात तो इस मुल्क में सेविंग है ही बहुत कम। जी। और जब सेविंग है कम तो वो जाके आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू गवर्नमेंट बोरोइंग। बिल्कुल। तीसरी बात जो सेविंग में अब जो आपने जिस पे कहते हैं ना सोने पे सुहागा जो आपने किया है वो ये किया है कि सेविंग वैसे ही कम थी और बैंकों में चली गई, और अब जो सेविंग है अगर थोड़ी बहुत सेविंग है तो उससे मैं जाके प्लॉट खरीद लेता हूँ। तो वो आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया। तो पूरा जो फाइनेंशियल पैराडाइम है जी, फाइनेंशियल पैराडाइम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एसएमई, वो खत्म हो गया। सर आपके हर जवाब में मुझे कोई एक ऐसा नया पहलू मिल जाता है कि फिर एक नई दुनिया खुल जाती है। आपने भी एक कहा कि ये बैंक कुछ ना कुछ करता था, एक टांका लगा देता था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पे और इसमें। अब आप बताइए कि यू बीइंग बिग फोर अमंग बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज, तो ये एक्सपोर्ट, देखिए ये भी एक सरकारी महकमा है। पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था, आजकल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस बात की इजाज़त देता है कि हम एक्सपोर्टर्स से तो एक फ़ंड सर्टेन पोर्शन इकट्ठे करते हैं कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड, और फिर एक इकट्ठे करते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फ़ंड, तो उसका इस्तेमाल क्या है? क्या वो वाकई एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है? अगर नहीं होता तो क्यों होता? फिर उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है? इसके अलावा एक पोर्शन होता है एक्सपोर्ट के रीफाइनेंसिंग का, एक्सपोर्ट रिफंड का। 300 अरब रुपए फंसे हुए हैं, एक्सपोर्टर कहता है पैसा मिलेगा तो फिर मैं अगला ऑर्डर लूँगा। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको, और इसको मैं एक और पहलू से देखता, आप सारे आपके जवाब जी, इसको मैं एक और पहलू से देखता हूँ। जो एक्सपोर्टर है उसके अंदर भी मेरे हिसाब से जी, उसके अंदर भी 3 कैटेगरी का एक्सपोर्टर है जी। एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट है। बिल्कुल, वो खुद एक्सपोर्टर नहीं है मगर वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, एक तो बिल्कुल छोटा है जो उनको सर्विसेज और बिल्कुल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एक दरमियाना तबका है जो मिडिल साइज का एक्सपोर्टर है, और एक लार्ज एक्सपोर्टर है। बिल्कुल। वेरी अनफॉर्चुनेटली हम स्पोक्समैन बन गए हैं लार्ज एक्सपोर्टर्स के, सिर्फ महदूद कर लिया अपने आप को। वही बोलते हैं, उन्हीं की हम सुनते हैं, उन्हीं को हम एक्सपोर्ट फाइनेंस देते हैं। ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जो नीचे बैठा हुआ है ना बिल्कुल थर्ड कैटेगरी वाला जो उसका है, जो कि एक्चुअली एसएमई है, जो कि एसएमई है, अनलेस एंड अनटिल वो डेवलप नहीं होगा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको ये आज कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आप इसमें गवर्नमेंट उल्टी रख जाए एक्सपोर्ट नहीं बनेगी, नहीं बढ़ेगी। वो तो ठीक है, मैंने आपको मिसाल दी ना, मैंने आपको मिसाल शुरू इस प्रोग्राम के पहले सबसे पहले मिसाल दी जर्मनी की। बिल्कुल, आज अगर ईयू जिंदा है आफ्टर इंग्लैंड के निकलने के बाद ईयू जिंदा है, वो बिकॉज ऑफ जर्मन एक्सपोर्ट है। अच्छा, ईयू अगर आज जिंदा है तो क्यों? अच्छा, ब्रेक्सिट के बाद की बात है। और जर्मनी क्यों चाहता है कि ईयू जिंदा रहे, ये भी मैं आपको बता दूं आज जी। जर्मनी की क्या क्यों ख्वाहिश है? एंजेला मार्केल क्यों प्रोवाइड पैसे लोन दिए जा रही है ग्रीस को? सो दे कैन बाय देयर जर्मन प्रोडक्ट। अच्छा, वो रिवर्स चल रही है कि अगर मैंने ईयू तोड़ा तो जर्मन एक्सपोर्ट को सीधा इफेक्ट पड़ेगा, जर्मनी की इकोनॉमी बैठ जाएगी। बिल्कुल, तो जर्मनी की एक्सपोर्ट को बाकी रखने के लिए ईयू बाकी है। अच्छा,
अगर आप इसकी पूरी डायनेमिक्स को गौर से देखें ना, इवन इंग्लैंड के बाहर निकलने के बाद भी ईयू कमजोर नहीं है उस सेंस में, नहीं है, ठीक है। और उसको जो चला रहा है, जो उसको खड़ा हुआ एंजेला मार्केल लेके खड़ी है, वो इसलिए कि खड़ी है, उसे पता है कि अगर मैंने ईयू तोड़ दिया और सपोज करें, सॉरी, अगर ग्रीस या स्पेन कोलैप्स करता है तो ईयू को झटका लगेगा, और मेरी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी जी। तो वो एक्चुअली डबल एंट्री कर रही है ना, पैसे लोन देती है और वापस वो एक्सपोर्ट वापस आ जाता है, एक्सपोर्ट कर रही है वो वापस, तो वो इकोनॉमी को चला रही है, टेक्निकली वो उसको रूल कर रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम रिवर्स चल रहे हैं। तो मैं दोबारा आया था उसी बात पर, जर्मनी में हर कोने कोने में छोटा इंडस्ट्रीज लगी है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा ताल्लुक लाहौर से, मैंने फैसलाबाद में ये चीज़ 1970s और 80s में देखी थी, और फैसलाबाद में एक सेक्टर ऑफ वैल्यू एडिड एंड नॉट रिलेटेड टू बिग बिजनेसेस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन डेवलप हो रही थी। सियालकोट बड़ी अच्छी मिसाल थी हमारी जी। हाँ, सियालकोट का कोई एक्सपोर्टर, बिल्कुल बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था, सब छोटे छोटे एक्सपोर्टर थे। ये आज कमज़ोर क्यों हो गए? आप कभी गौर करें, कमज़ोर क्यों हो गया? दो वजह से कमज़ोर हो गए। एक तो हमने उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी। सर, सियालकोट के लोग तो सारी सपोर्ट अपनी मदद आप कर लेते हैं। ना हमने उनको कोई हमने उनको जगह दी कि साहब ये 100, 500, 600, 1000 एकड़ ज़मीन है, इसमें आप इंडस्ट्री लगाएं। ना हमने उनको बिजली दी, ना उनको हमने पानी दिया, ना हमने उनको एयरपोर्ट दिया, ठीक है। और हमने कहा कि नहीं जी, हम तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चलाएंगे, हम तो बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे, और बैंक चाहे प्रॉफिट जितनी मर्जी बनाएं, कम बनाएं, और वो देके चले जाएंगे, उससे हमारा टैक्स पूरा होता है हमें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान के लोगों से दूर हो गई। देखिए ना, मैंने जिस तरह, मैं इसको वापस अपनी बुनियादी प्रेमाइस से रिलेट करता हूँ कि 280 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में, सॉरी 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 200 बिलियन एसएमई चला रहा है आज भी। अच्छा। मैं उसको और आसान करता हूँ। अगर पाकिस्तान में इस वक्त सपोज करें एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉर एग्जांपल 10 लाख आदमी एम्प्लॉयड है, मैं 10 लाख तो बहुत कम अमाउंट है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है जी। 10 लाख में से मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख आज भी एसएमई एम्प्लॉय करता है जी। एसएमई एम्प्लॉय करता है। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे यहाँ तो इस चीज़ की कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है, वेरी फ्रेंकली जी। ठीक है, अभी शायद ये भी डिसाइड नहीं है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है, ये भी शायद, और 18th अमेंडमेंट के बाद तो और ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन इसका आंसर, अब नाउ कमिंग बैक, हमने बहुत बातें कर ली, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? पहली बात सोल्यूशन, मेरे हिसाब से सोल्यूशन, पहली बात सोल्यूशन ये है कि हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, बैंकों को रेगुलेट करना पड़ेगा। डीरेगुलेशन का मतलब टुवर्ड्स एसएमई, हाँ, वी हैव टू रेगुलेट कि आपने एक सर्टेन पोर्शन ऑफ योर लोन हैव टू बी बिलो सर्टेन अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली एसएमई चला जाता है, एसएमई में चला जाएगा, जाहिर है, बड़े को इतनी जरूरत ही नहीं है थोड़े पैसे की। और सेकेंडली, हमें अपने कॉर्पोरेट लॉ और अपने जो लॉज हैं जी, जो हमारे जिनके तहत हम कारोबारों को मैनेज करते हैं जी, इनको आसान और मैं तो आसान, ऑल्दो मेरी फॉर्म इंग्लिश फॉर्म है, इनको आसान और उर्दू ज़बान में डालना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये नहीं हो मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, आपको नहीं, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि एक कारोबारी है जो बेचारा मामूली एंटरप्रेन्योर है, जिसने उसको आप इतनी मोटी कॉर्पोरेट लॉ की किताब दे दें कि सर ये है, अगर लोन लेना है तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये भी दूर करने का तरीका है। तो अच्छा, मतलब अगर आपको किसी को कॉम्प्लिकेट करना, किसी को दूर रखना है ना, तो आप उसके अंदर क्यों, ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूं, ये सब कुछ क्यों हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कारोबारों को टेक ओवर करना था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जी, तो उन्होंने कानून ऐसे बना दिया कि यार कि ये जो इंडियंस हैं, जो उस ज़माने में इंडियंस थे हम, तो इंडियंस तो कारोबार कर ही नहीं सके, ये हमारे नौकर ही रहे ना। अच्छा, तो ये उस वक्त से सिलसिला चला, ये इसकी सोच है, ये वो काला साहब चला गया, ब्राउन साहब आ गया, मगर कॉन्सेप्ट वही है। बिल्कुल, कि यार ये कानून इतना मुश्किल बनाओ, ये किताब इतनी मुश्किल बनाओ, अंग्रेज़ी ज़बान में लिखो इसको, और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो
कि वो बेचारा कहे यार कारोबार छोड़ो, नौकरी कर लो, ठीक है ना, कम से कम लगा बंधा पैसा तो आ जाएगा ना जी। तो एसएमई के लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, दो चीज़ों का, कॉर्पोरेट लॉ का और टैक्स लॉ का। देखिए सर, आपको कारोबार के लिए गवर्नमेंट मुश्किलात पैदा कर रही है, जिसे कहते हैं ना बगैर एहसास किए पैदा कर रही है। बगैर एहसास क्यों पैदा कर रही है? जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बैंक कहता है आप कंपनी बनाएं, ये कागज़ दें, वो कागज़, में उन कागज़ों के खिलाफ नहीं, कागज़ होने चाहिए, मगर वो कागज़ इस तरह हो जो एक आम आदमी को समझ आए जो कारोबार करने जा रहा है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो तीसरी बात जो ये है कि जो माशरती रवैये हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि वो जो बच्चा है वो नए कारोबार में नहीं आ रहा, बाप के कारोबार में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। यही मेरा अगला सवाल भी आपका इसी के साथ है कि बीइंग अमंग बिग फोर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसको वापस बहाल किया जाए ऐसे भी प्रमोशन की? देखिए, वो अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसको MIT बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत मशहूर है। वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। वो कहते हैं कि हम अगर जो चीज़ हम पढ़ाते हैं अगर वो कन्वर्ट इनटू टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बेकार है। यकीनन। तो हमने हज़ारों लाखों की तादाद में MBA निकाल दिए। बिल्कुल। और वो MBA जाके नौकरियाँ क्लर्कियाँ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो फिर अगर तो हमारा जो एकेडमिक्स जो है, जो हमारा लोगों को तालीम दे रहा है, बच्चों को, चलो डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, वो तो अलग लाइन है, मगर जो तालीम दे रहा है कारोबार की, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप हमने ज़ीरो कर दी। बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दी। ठीक है, अब वो जब हमने ज़ीरो कर दी तो देखिए ये क्या बात है, देखिए मैं आपको एक दोबारा आता हूँ, ये क्या बात है कि KFC जो है वो एक है दुनिया में। बिल्कुल एक है ना। बिल्कुल। मगर जहांगीर मुड़ पुलाव फैसलाबाद 500 हैं। क्यों है? आपने कभी सोचा ये बात? बिल्कुल। कभी आपने सोचा ये बात? नहीं, कभी नहीं सोचा। अच्छा, इसलिए नहीं सोचा कि आपके उनके यहाँ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल। कि जब KFC बन गया, दूसरा आदमी अब KFC के नाम से ही काम नहीं कर सकता, इस नाम से नहीं कर सकता। तो अब हमने तो उसको भी तबाह कर दिया। बिल्कुल। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो जो चीज़ें कारोबारों को बड़ा करती हैं, उनको समेटती हैं, अगली जनरेशन को लेकर आती हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हम पाकिस्तान की मईशत को सुबह उठ के वाशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट पे पढ़ते हैं। हम कचहरी बाजार नहीं जाते या हम जुदा मार्केट नहीं जाते, हम देखते हैं यार वाशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में क्या कह रहा है या IMF की वेबसाइट हमारे बारे में क्या कह रही है, वो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। बिल्कुल दुरुस्त बात की। जब तक आप इस चीज़ से इस पैराडाइम से नहीं निकलेंगे कि जी मईशत जो होती है वो हमेशा ग्राउंड पर होती है। बिल्कुल। मईशत कभी किताब में नहीं होती। मईशत तो वो है जो सामने सुबह शाम कारोबार हो रहा है ना। तो आपका जो बुनियादी सवाल है मेरे लिए वो ये था कि मेरा आपको आंसर ये है कि अनलेस एंड अनटिल आप पाकिस्तान के SME सेक्टर को फाइनेंशियल, लीगल, कल्चरल, सोशल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं देते या उसको रिकग्नाइज नहीं करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप कुछ भी कर लें, बड़ा जंप नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शबर ज़ैदी साहब, आप जब भी बहरहाल तशरीफ़ लाते हैं, बातचीत बहुत होती है, लेकिन उस हर बातचीत के आपके हर सवाल में एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है और फिर वो भी ऐसे होता है कि स्टिमुलेट करता है कि बातचीत जारी रखी जाए। इंशाल्लाह हम आपको अगले प्रोग्रामों में भी ज़हमत देते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से न सिर्फ हम बल्कि हमारे कैमरे के ज़रिए देखने वाले नाजरीन भी फैज़याब होंगे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाजरीन, आप सुन रहे थे शबर ज़ैदी साहब की बातचीत और जिसमें SMEs के विद पर्टिकुलर रेफरेंस से आपने वही मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई हैं। हमारी बातचीत का सिलसिला शबर ज़ैदी साहब के साथ आइंदा प्रोग्रामों में भी जारी रहेगा। आज प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हुआ है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।